व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब क्यों बनते हैं बॉन्ड्स। पहली बात तो ये जानना आपको कि बॉन्ड्स होते क्या हैं, जो कि आपने कहा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की वजह से बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तीसरी चीज ये कि कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है और तुम उनको उसके पास ले आओ, अट्रैक्टिव फोर्सेस को तुम एक दूसरे के पास लाके और ज्वाइन करवा दो, तो इससे चीजें स्टेबल होती हैं या अनस्टेबल होती हैं। सोच के बताइए जरा, क्यों, उसके पीछे भी रीजन है। देखो क्या कि अगर दो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, देखो दो चीजें अट्रैक्ट कर रही है और मैं इनको छोड़ देता हूं, तो छोड़ूंगा तो ये चिपकेंगी कि नहीं, और चिपकेंगी तो ये काम किसने किया, इन्होंने या हमने, इन्होंने, है ना। मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, वो खुद से होता है या हम करवाते हैं। रिएक्शंस खुद से होते हैं या हम करवाते हैं, खुद से होते हैं। दुनिया का हर वो काम जो कि खुद से होता है वो स्टेबल बना रहा होता है सिस्टम को, नहीं तो होता ही नहीं, ठीक है। खुद से होने वाले काम हमेशा ही क्या कर रहा होता है, स्टेबल कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि केमिकल बॉन्ड्स चीजों को स्टेबल बनाते हैं, क्लियर। दूसरी चीज जो ये है कि ये बॉन्ड अगर खुद से फॉर्म हो रहे होते हैं, बॉन्ड अगर खुद से फॉर्म हो रहे होते हैं, वो बॉक्स भी लेना जो है, बॉक्स भी लेइए, कि अगर बॉन्ड्स खुद से फॉर्म हो रहे होते हैं तो वहां पे एक और चीज है वो हमें जाननी है कि इससे एनर्जी घट रही होगी सिस्टम की या बढ़ रही होगी, बोलो। घट रही होगी, एनर्जी घट रही होगी तो स्टेबिलिटी आ रही होगी, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने में लिख रहा हूं। मैं लिखूं ना लिखूं तो भी चलेगा, शायद मेरे हिसाब से रिव्यू क्लास है, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले से इसको कहीं ना कहीं, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। और जो पीपीटी है ये भी मिल जाएगा, मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा इसको वीडियो फॉर्मेट में, ठीक। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप बस अभी सुनिए कि एक्चुअली कहानी है क्या, ठीक है। जहां पर लिखवाना होगा वो मैं लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जो हमारे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, ट्रिटियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टिटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, कैडमियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेडियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। इसके बाद है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूम, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये जो मैंने लास्ट का ये नोबल गैसेस को अलग कलर से रेड से लिखा है, आपको शायद पता हो कि ये काफी स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब मुझे बताओ कि रिएक्शन हो क्यों रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन की क्यों हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन की, और बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहे थे, चीजों को स्टेबल करने के लिए। तो जो नहीं रिएक्ट कर रहा है, नहीं बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो पहले से क्या है, स्टेबल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये सारे नोबल गैसेस क्या है बताइए, स्टेबल, और बाकी सारे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। तो क्या ये कंक्लूड करता है कि बाकी सारे इसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं, कैन आई से दैट और नॉट, बोलिए, है ना। What I am saying that reactions take place to give stability and these elements are not reacting, it means that they are already stable. तो बाकी सारे अगर स्टेबल होना चाह रहे हैं, इसका मतलब इन्हीं की तरह तो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, है ना। और अगर इनकी तरह होना चाह रहे हैं तो पहली बात ये समझने की है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या ऐसा है जो बाकियों से डिफरेंट है। तो शायद आपने पढ़ रखा होगा कि नोबल गैसेस पे जाके कोई भी शेल कंप्लीट हो जाता है, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में या नहीं। तो व्हाट वी कैन से, पहला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं आपके सामने कि नोबल गैसेस हैव कंप्लीट वैलेंस शेल, ठीक है। उनका सबसे बाहर का जो शेल होता है वो कंप्लीट होता है, यानी उनमें जिनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे उतने आ चुके होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो बाकी सारे क्या कर रहे होते हैं वो देखना जरा सा। मैं अगर मानूं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमेशा नहीं होता है, ठीक है, किसी में 2 होता है, किसी में 8, किसी में 18, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर इसमें 8 है, जो ऑक्टेट का रूल है हमारा,
वो अगर मैं मानूं तो बताओ इससे ठीक पीछे वाले में कितने होंगे? 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 3, और इसके बाद वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्टेट के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता होगा और ऑक्टेट के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो ये वाले एलिमेंट्स अगर बताइए कि उसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा या छोड़ना होगा? छोड़ना होगा। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे या छोड़ने होंगे? लेने होंगे। यानी पीरियोडिक टेबल में 2 तरीके के एलिमेंट्स होते होंगे, एक में टेंडेंसी होती होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की और दूसरे में टेंडेंसी होती होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो मैं वो भी लिख दे रहा हूं कि सम एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरों में क्या होगी बोलिए? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ कि जिसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती होगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सा चार्ज बनाते होंगे? बोलो। पॉजिटिव। और ये कौन सा चार्ज बनाते होंगे? नेगेटिव। आप आज के बाद ये याद रखेंगे कि वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उन्हें मेटल्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मेटल्स। और इनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या बनाते होंगे? नेगेटिव आयंस। और ये क्या बनाते होंगे? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इनको कैटायंस कहते हैं और इसको एनायंस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं इसका। देखो यहाँ पे अगर सोडियम की बात की जाए और यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात की जाए तो बोलो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, ठीक है, और क्लोरीन की बात करें तो 287 होता है। बताओ इसको लास्ट शेल को अपने कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1। और इसको कितने छोड़ने पड़ेंगे? तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर देता है तो बताओ बनेगा क्या? Na+ और Cl-। अब ये क्या है बोलो? कैटायन। और ये क्या है? एनायन। और जो आयंस हैं ये दोनों कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं? बोलिए आयंस। इन दोनों आयंस के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा या नहीं लगने लग जाएगा? बोलो ना, लगने लग जाएगा। और अगर यहाँ पे आयंस की वजह से यानी उनके चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरह के अट्रैक्शन को तो बॉन्ड कहते थे। क्या कहते थे? बॉन्ड। तो क्या इसको हम बॉन्ड नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो ये भी एक बॉन्ड है, लेकिन किसके बीच का बॉन्ड है? इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। अब जरा कहानी को थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाके समझिए। देखिए सोडियम क्या करना चाहता था? इलेक्ट्रॉन लूज। क्लोरीन क्या करना चाहता था? इलेक्ट्रॉन गेन। और इसी वजह से दोनों क्या बना लिए? आयंस। और आयंस बनने के बाद दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा उसको हमने क्या कहा? आयनिक। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते? ये होता तो 3, इसको 4, इसको 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते। अगर यहाँ पे क्लोरीन है, नहीं क्लोरीन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे? बोलो 1। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मतलब आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में इस नोबल गैस से दूर जा रहे होते हैं, पहली बात तो समझ लेना कि टेबल पीरियोडिक है, इसका मतलब ये सर्कुलर है, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम वापस यहाँ पे पहुंच जा रहे हो। क्लियर है? मतलब ये एक तरीके से पेपर घुमा हुआ और सिलिंड्रिकल है आपका। और अगर वैसा ग्लोब जैसा, और अगर वैसा है तो इसके जितने पास ये वाला 17वां ग्रुप है उसके उतना ही पास ये फर्स्ट ग्रुप भी होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो मैं कह सकता हूं कि नोबल गैस से जितना दूर जाता हूं उतनी ही मुश्किल हो जाता है आयन बना के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच करना, नहीं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो एक में ही काम चल रहा है। दूर जाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होते हैं तो चार्ज बन रहा होता है पॉजिटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन लोगे तो तुम उस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, नहीं क्या? जैसे मैं देखूं कि मेरे पास है एल्यूमिनियम और मुझे इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, तो एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पे क्या बनेगा? Al+ और इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Al++ में से इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या बनेगा? Al2+ और इलेक्ट्रॉन। फिर Al2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, बनेगा Al3+ और इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए जरा सा कि पॉजिटिव चार्ज में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होता होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। और 2 पॉजिटिव है और तब खींचना और मुश्किल होता होगा। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में ये वाले एलिमेंट जो हैं आसपास वाले, ये तो बहुत आसानी से आयनिक बॉन्ड बना लेते होंगे, लेकिन जो बीच वाले एलिमेंट हैं इनके लिए बॉन्ड बनाना काफी मुश्किल होता होगा। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाना इनके लिए क्या होता होगा? काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन ज्यादा करना होगा। क्लियर? इसका मतलब है, इससे कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के आसपास वाले एलिमेंट्स तो आयनिक बॉन्ड बना लेते होंगे, लेकिन बाकी सारे जो बीच के हैं वो नहीं बना पाते हैं। आई बात समझ में या नहीं है ना? और इसीलिए हमारे पास 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है, एक होती है आयनिक और दूसरा होता है कोवैलेंट। क्लियर है? बेसिकली 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एक आयनिक और दूसरा कोवैलेंट। क्यों डिवाइड कर रखा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स तो बहुत आसानी से बना लेते हैं आयंस, बाकियों के लिए काफी मुश्किल है। ओके, क्लियर है या नहीं है? बोलो।
चलो अब पॉइंट वाइज आयनिक बॉन्ड्स के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड पे आएंगे, क्योंकि आयनिक बहुत कम एलिमेंट्स बनाता है तो उसको पढ़ना भी कम है। कोवेलेंट को बहुत डिटेल में पढ़ना और कोवेलेंट के टाइप्स भी पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ना है और भी चीजें पढ़नी है। लेकिन मैं पहले क्या बोल रहा हूं वो सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड में पहली चीज अगर मैं आपके सामने में लिखूं तो बताओ ये है क्या दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? नहीं है बोलो। Yes, sir. दूसरा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मत लिखो अभी मत लिखो, मैं बोलूंगा लिखने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो मैं पहले दिखाता हूं आपको। देखिए अगर मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव है और कोई भी एक नेगेटिव है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो आपने पढ़ रखा होगा F इज इक्वल टू होता है क्या? K Q1 Q2 by r स्क्वायर। यही होता है ना? Yes, sir. क्या इसमें कहीं इस बात से फर्क पड़ रहा है कि ये वाला r इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है? बताओ जरा सा। मैं अगर डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखूं तो क्या बॉन्ड की सेहत पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इस फॉर्मूले में r पुट करना है यानी डिस्टेंस पुट करना है, डायरेक्शन तो नहीं पुट करना है। और अगर मैं डायरेक्शन चेंज भी कर देता हूं, पूरे मॉलिक्यूल का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, सिर्फ डिस्टेंसेस कांस्टेंट रखूं, तो बताओ आयनिक बॉन्ड वैसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? वैसा ही रहेगा। यानी आयनिक बॉन्ड पे डायरेक्शन का असर है या फिर नहीं है? बताओ। नहीं। और अगर आयनिक बॉन्ड पे डायरेक्शन का असर नहीं है तो आयनिक बॉन्ड्स डायरेक्शनल होंगे या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, आने बोला। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ बताओ? आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब बताओ कि अगर आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है तो कभी ये भी इधर हो सकता है, कभी ये भी इधर हो सकता है, कभी ऊपर और कभी नीचे हो सकता है। यानी इनका स्ट्रक्चर कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है? नहीं है, इनका स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं है। और अगर स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं है तो क्या तुम इनकी ज्योमेट्री, इनका स्ट्रक्चर, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लीनियर है, क्या नहीं है, कभी हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? बताइए। नहीं। और इसीलिए हम आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं वो कौन होता है? कोवेलेंट। क्लियर है? सो देयरफॉर इसका कंक्लूजन क्या है? बोलो। थर्ड कंक्लूजन है कि देयर इज नो specified geometry of ionic compounds। क्लियर है? समझ गए? बोलिए। क्लियर है? इसमें लिखना अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप लिख लें, नहीं लिखना चाहते हैं इट्स ओके। 1 मिनट का टाइम लिखिए जो भी लिखना है। ज्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड है और नोट्स की जरूरत है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। हां सर, अगर A और B की तो लेंथ तो हमेशा सेम ही रहेगी, तो कोई डिफरेंस आएगा तो फिर तो बॉन्ड चेंज हो जाएगा। हां, तो वो डिस्टेंस तो वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज। चलिए अब जरा सा कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, वहां पे वो क्या हो रहा है? शेयरिंग। तो हम शेयरिंग को जरा सा फील करते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम देखेंगे कि ये शेयरिंग होती कैसे है। ठीक, देखिए अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और मैं ऑक्सीजन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 होता है।
है ना? तो बताओ वैलेंस शेल यानी सबसे बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2p4, तो बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताइए 6। इसको कितने और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? दो और चाहिए। मैं दूसरा भी ऑक्सीजन एटम लिख दे रहा हूं, ये 1s2 2s2 2p4 ही होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे भी कितने होंगे 6। इसको भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। अगर आप 2 इनको देना चाहें तो एक तरीका है ट्रांसफर करके दे दीजिए यानी आयनिक बॉन्ड बनाइए। लेकिन अगर आप ट्रांसफर करेंगे बेटा देखिए ये तो 2 दे देगा, इसका हो जाएगा ऑक्टेट पूरा, लेकिन इसका क्या होगा? ये तो और बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो ये क्या करता है कि ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को कैसे आप दिखा सकते हैं और अभी तक जो आप शेयरिंग समझ रहे हैं वो शेयरिंग एक्चुअली कैसे अलग है जो कि हो रही होती है उससे। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा होता क्या है। होता ये है कि अगर मैं ऑक्सीजन एटम्स को यहां दिखाऊं तो बताइए ऑक्सीजन एटम्स में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 और यहां पे भी 6। अब चाहिए कितने? 8 और 8। तो हम इन दोनों को क्लोज करते हैं और इतना क्लोज करते हैं कि इनके ऑर्बिट्स आपस में ओवरलैप कर जाएं। और ऑर्बिट्स अगर आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो बताइए जरा सा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे ये न्यूक्लियस जितना दूर है उतना ही दूर ये भी न्यूक्लियस है कि नहीं है? तो क्या इसके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे कि या तो इधर चला जाए या फिर इधर चला जाए। अगर ऐसा केस हुआ तो होता क्या है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इसमें चले जाते हैं और फिर पूरा मूव करके वापस इसमें चले जाते हैं। क्लियर? और अगर ऐसा होगा तो बताओ फॉर टाइम बीइंग यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 थे और 2 आ गए। क्लियर है? कितने हुए? 8। और अगर यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इसमें चले गए तो यहां पे भी कितने हो जाएंगे बताइए? 8। यानी आपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है बताइए? 4। यानी आपने जो बॉन्ड बनाया इन दोनों के बीच में वो बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का था लेकिन 2 इसने शेयर किए थे 2 उसने शेयर किए थे। कितने बने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए? 4। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? आ गई। अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे हो क्या सकता है? वो ये हो सकता है कि किसी भी एक टाइम में तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहते ही होंगे क्योंकि ये मूव करके अगर अंदर जा रहा है तो इसके तो इधर चले गए उसके इधर आ भी गए तो भी यहाँ 6 रहेंगे और वहां 8 हो सकते हैं या वहां भी 6 रहेंगे। क्लियर है? तो अगर ऐसा केस है तो फायदा क्या होगा? तो सुनो ये तुम्हारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग कह रही है। अभी तक जो ये बात तुम्हारे मन में चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल मान रहे हो। क्या मान रहे हो? जबकि इलेक्ट्रॉन्स वेव होते हैं। क्या होते हैं? वेव्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव हैं तो वेव बताइए भैया कि यहाँ पे रहते हुए भी इस पूरे में रह सकता है या नहीं रह सकता है? बोलो। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसमें है तो उसमें भी है क्योंकि वेव्स एक बार में कई जगहों पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वो डिस्टरबेंस है। क्लियर? वो डिस्टरबेंस बस शेयर हो गया है। पहले इतने पाथ में मूव कर रहा था अब इस पूरे पाथ में मूव कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों न्यूक्लियस का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया होगा? नहीं है? बोलो। हो गया होगा। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली ये होती है। आप जो वो मान रहे होता ना कि शेयर की 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इधर रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इधर रख दिए और शेयरिंग हो गई जो आपको एक कांसेप्ट बताया गया बचपन से आज तक, ये नहीं होता है। होता क्या है कि हम दोनों एटम्स को इतने पास ले आते हैं कि इनके ऑर्बिट्स क्या कर जाते हैं? ओवरलैप। क्या करते हैं? ऑर्बिट्स ओवरलैप। और ऑर्बिट्स ओवरलैप के बाद इलेक्ट्रॉन से एक अलग पाथ ले लेता है और वो पाथ वहां पे भी इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट को सेटिस्फाई करता है और इधर भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। इज इट क्लियर? बोलिए। अब मुझे बताइए कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को अगर हम पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का पहला पॉइंट है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए? शेयर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड? ऐसे क्या कि मैंने अपने पेयर को निकाल के यहां पर रख दिया, तुमने भी एक को रख दिया और हम दोनों ने शेयर कर लिया, या फिर ऐसा कि हमने ऑर्बिट्स को ओवरलैप करवाया है? क्या हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट्स आर ओवरलैप। और मुझे बताना कि अगर ऑर्बिट को आप ओवरलैप करवाएंगे तो ऑर्बिट्स के अंदर में जो ऑर्बिटल्स होते होंगे वो भी ओवरलैप कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो एक्चुअली यहाँ पे ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर में जहां पे रहते हैं उसको हम क्या कह रहे होते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है? सो व्हाट वी कैन से कि थर्ड पॉइंट है कि ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप। ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बताइए। क्लियर है? और चौथा पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे तो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ही ओवरलैप कर पाते होंगे। उससे पहले अगर तुम देखो ग्राफिकली अगर तुम देखना चाहो इसको तो बताओ 2 एटम्स को पास लाओगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करूं तो जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काफी बढ़ती जाएगी क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना? और अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो किसी एक पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके आपका ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा वहां पे तो स्टेबिलिटी आ जाती होगी, लेकिन उससे आगे या पीछे रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो तो बोलो।
Yes, sir. आ गया तुम्हें? तो बताओ जरा सा व्हाट आई कैन से कि एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी मिनिमम, उससे आगे भी ज्यादा और उससे कम भी ज्यादा, और जिस डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वही डिस्टेंस को बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। आई बात? तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो ये पहले भी ज्यादा, दूसरे भी ज्यादा और उसके बाद भी ज्यादा, लेकिन इस पॉइंट पे जहां पे वो मिनिमम आया है इस लेंथ को तुम क्या बोलोगे? बोलो बॉन्ड लेंथ। आई बात समझ में? यानी आ गई? Yes, sir. लिखना चाहते हो तो कुछ लिख लीजिए। और एक और चीज सुनो, अगर यहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है तो बताइए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, ऑर्बिटल मान लिया 2 p ऑर्बिटल और ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहा है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इस डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ बोलोगे कि नहीं? Yes, अब sir. अगर मैं इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए, r को कांस्टेंट रखते हुए, ये जो दूसरा p ऑर्बिटल था p2 इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ये अभी भी r है और पहले भी r था। बताओ पहले तो ओवरलैप हो रहा था, अब ओवरलैप होगा या नहीं होगा? नहीं हो रहा है क्या? No. जबकि तुमने डिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, पहले भी r था और अभी भी r है। तो अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो बॉन्ड की सेहत पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, दे हैव पर्टिकुलर और फिक्स्ड ज्योमेट्री और नॉट fixed geometry. So what we can say that we are studying only the geometry part for covalent compounds, because covalent compounds have directional properties or they have a particular angle between groups attached to the central atom, whereas in ionic bond that's not the case. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, समझ में आ रहा है? चलिए, तो मैंने 4th पॉइंट क्या लिखा कि they are directional, और 5th पॉइंट क्या होगा? बोलो, a particular geometry, particular fixed ज्योमेट्री। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. देख लीजिए। सर ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल बिल्कुल, बस 1 मिनट है आपके पास, आप जितना लिखना चाहें उतना लिखिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इससे भी लिख लो। ये हो रहा है रिकॉर्ड या बंद हो गया? हो रहा है ना? तो मैं इसको डाल दूंगा आपके LMS पे या फिर जो BMC बरेली का YouTube चैनल है उस पर डाल दूंगा। उस पे और भी लेक्चर्स आ रहे हैं, जैसे कल इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी 11th में, तो वो इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दिया मैंने। देखा क्या तुम लोगों ने? सर देख उसका नहीं आया था, LMS पे नहीं आया। LMS पे नहीं, उस पे डाला था। उस पे डालना है बरेली का। हाँ बरेली का देख लिया था। हो गया? डन? चलिए, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आ रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पे, यानी जो थ्योरीज है VSEPR और उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन और ये वो है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सर वो चलो ग्राफ में जो दोनों एक्सेस है उसमें एनर्जी और डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, टाइप ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट। और एक और चीज मुझे बतानी थी, देखिए आपने ये शेयरिंग जो करी, एक शेयरिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? दो। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? दो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। क्लियर है? ये लिखे वहां मेंशन करना चाहो तो कर लो कि 1 कोवेलेंट बॉन्ड रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। कहते हैं बॉन्ड। सर दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो 3 हो सकते 3 हैं। बॉन्ड पेयर होता है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। अब हम ज्योमेट्री देखते हैं जरा सा, और आप आज फील करके जाएंगे इस पूरे को। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको लगे कि आप पूरी जिंदगी कभी इसको याद करेंगे, है ना? आपको अगर सही लगेगा, लग रहा होगा तो वही स्ट्रक्चर होगा, और अगर सही नहीं लग रहा होगा तो सही ढूंढ लेना, ठीक है? लेकिन याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना है।
यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज ये हो क्या रहा है, और इसलिए मॉडल्स लाया हूं कि आपको दिखा भी दूं कि ये होता कैसे। ठीक है, चलिए अब मेरे पास कोई एक एटम है, मैं कह रहा हूं कि ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दो कोवेलेंट बॉन्ड ये बना रहा है। अब बताइए दो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बोलो। क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, और थ्योरी क्या है वो भी सुन लीजिए, थ्योरी का नाम है VSEPR। VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्लियर है? अब ये कह क्या रही है, ये थ्योरी कह रही है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह रही, इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों कह रही, क्योंकि बॉन्ड पेयर में बन रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। और अगर रिपेल कर रहे हैं तो आसपास रहना चाहेंगे या दूर, और अगर दूर रहना चाहेंगे तो उसी रिपल्शन, म्यूचुअल रिपल्शन के कारण जो दूरी आपकी आ रही है वो आपको बताएगी कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सबसे पहले एक ऐसा मॉलिक्यूल बता रहा हूं जिस मॉलिक्यूल में दो ही बॉन्ड्स बने हैं। अब अगर दो ही बॉन्ड्स बने हैं बेटा, तो मुझे बताना कि वो दोनों एक दूसरे से अगर दूर रहना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा दूरी क्या 180 डिग्री पे होगी या नहीं होगी, बोलो। अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां पे लगा दूं तो क्या ये सबसे ज्यादा दूर है या नहीं है? नहीं है। यहां पे लगा दूं तो दूर है या नहीं है? नहीं। तो सबसे ज्यादा दूरी कितने डिग्री के एंगल पे हो रही है, बोलिए। 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री के एंगल पे ही Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, है ना? तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें दो बॉन्ड बन रहे होंगे और दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा कैसे, बोलो, लीनियर। कैसा एग्जिस्ट करेगा? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये लीनियर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? आई बात समझ में या नहीं आई? मत लिखो अभी, मत देखो। ठीक है, अब इसके बाद तुम समझ करें कि मत देखो, रुक जाओ ना, अभी मत देखो, टाइम देंगे लिखने के। अब इसके बाद जो अगला मॉलिक्यूल है हमारा वो है Ab3। अगर Ab3 की बात करें तो बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सबसे ज्यादा दूरी पे कहां रख सकते हैं हम, उसको देखने के लिए ये देखिए, क्या यही सबसे ज्यादा दूरी है? बोलिए। मैं इसको कहीं पे भी घुमाऊं, इसको इधर लाऊं तो इसके पास आ जाएगा, इधर लाऊं तो इसके पास आ जाएगा, इधर लाऊं तो भी किसी के पास आ रहा है, और इधर लाऊं तो भी किसी के पास आ रहा है। तो मैक्सिमम दूरी कैसे आ रही है, बोलिए? ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल कितना है, बोलो? ये 360 को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा या नहीं होगा, बोलिए। सो व्हाट वी कैन से कि तीन वाले जो आपके हैं Ab3 वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर Ab3। क्लियर है? और बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री। इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है? अब इसके बाद एक मॉलिक्यूल है Ab4। इस Ab4 को हम देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बताइए? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप कह सकते हैं कि ऐसे एग्जिस्ट करता है। मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, आप बताइएगा क्या ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बताइए, 4 चीजें सबसे ज्यादा दूर ऐसे रह सकती हैं कि नहीं रह सकती? नो सर। नहीं, ऐसे नहीं दूर रह सकती, इससे भी ज्यादा दूरी हो सकती है। देखो ये है क्या, सबसे पहले ये है स्क्वायर प्लेनर। क्या है ये? तुम कह रहे हो कि 4 चीजें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे सबसे ज्यादा दूर रह सकती है। मैं कह रहा हूं कि 4 चीजें, ये तो 5 वाला है, 4 चीजें सबसे ज्यादा दूर ऐसे रह सकती हैं, ऐसे। मैं कह रहा हूं, I'm saying that 4 things if they are connected to a single atom or atom, or for example they can be at maximum distances in this geometry। ठीक है, ऐसे। अब तुम कहोगे नहीं, मैं मानने को ही नहीं तैयार। मैं कहूंगा ठीक है, तो तुम इंडिविजुअली फील करो। देखो यहाँ पे इसके ठीक नीचे एक एटम है या नहीं? इसके ठीक नीचे एक एटम है, और यहाँ पे भी सब एक दूसरे के आसपास है। लेकिन इसमें अगर देखो तो इसके ऊपर कोई है? नो सर। इसके इधर या इधर कोई है? नो सर। इसके ऊपर है कोई? नहीं। कोई भी एक दूसरे के पास है, बोलो। देखो तो कंपेयर करो, कौन ज्यादा पास है, ये या ये? ये पास है। जबकि थ्योरी क्या कहती है, दूर रहना है या पास? दूर। तो इस स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करता है, और इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। सो 4 थिंग्स कैन बी एट मैक्सिमम डिस्टेंसेस, नॉट इन स्क्वायर प्लेन बट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है? और देखो ये टेट्राहेड्रल, ऐसे टेट्राहेड्रल मैं घुमा दूं ऊपर, ये अभी भी क्या है? और इधर घुमा दूं तो भी, और इधर घुमा दूं तो भी, मतलब सारे बॉन्ड एंगल सेम है या डिफरेंट है? और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। क्लियर है? 109.5 डिग्री। और दिखाएं तो ये नीचे एक पिरामिड है, उसके ऊपर एक चोटी निकली हुई है। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। है ना? तो जरा सा फील कर लीजिए सब लोग, एक सेकंड में बस फील करते जाओ कि क्या है टेट्राहेड्रल और क्या है स्क्वायर प्लेनर। मूव करवाते जाओ और देखो कि किस में दूर रह सकता है और किस में पास। ठीक, मैं तब तक आपके लिख रहा हूं यहाँ पे कि Ab4 एग्जिस्ट कैसे कर सकता है।
टेट्राहेड्रल। अब है हमारे पास AB5। देख लिया आप लोगों ने, टेट्राहेड्रल क्यों पास नहीं है, स्क्वायर प्लानर क्यों पास है, ये बात फील कर लेंगे यहाँ को। देखो सब लोग देखो, कोई 109 होगा ना? हाँ तुमने देखा नहीं, सब में एक ही जैसा था या कुछ अलग भी थे? एक ही है। सब में एक ही जैसा था, तो कोई भी बॉन्ड एंगल हम डिफरेंट नहीं बोल सकते, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। इज इट क्लियर, है ना? अब इसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस मॉलिक्यूल को, वो भी हमें देखना है। ये ऑर्गेनिक में आपको बताया शायद मैंने कि कैसे 2D में रिप्रेजेंट करते हैं 3D मॉलिक्यूल्स को, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी जरा सा आप क्या कीजिए कि इस मॉलिक्यूल को जब आपने देखा तो आप गौर कीजिए, क्या नीचे आपको एक पिरामिड टाइप का नहीं दिख रहा था? बोलिए, Yes, sir. ऐसा दिख रहा था कि नहीं? और इसके ऊपर एक निकला हुआ है ऐसे, है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ मैं आपको एक चीज उसमें और बताना चाहता हूं, देखिए उसमें क्या है। लाओ इधर मैं बताऊं। सर हम दोनों ज्योमेट्री में लेंगे। नहीं, दोनों में से कोई एक ही हो पाएगी ना, जो स्टेबल होगी वो हो पाएगी आपकी। अब देखिए जरा सा इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें, मैं इस दो बॉन्ड को अगर एक प्लेन में मान लूं, देखो ये वाला और ये वाला, ये दो बॉन्ड्स अगर मैं एक प्लेन में मान लूं, तो एक मेरी तरफ आ रहा है और एक मुझसे दूर जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेट्राहेड्रल में आप किसी भी दो बॉन्ड को अगर एक प्लेन में मान लूं, मैं इसी को एक प्लेन में मान रहा हूं, तो एक मेरी तरफ आ रहा है और एक मुझसे दूर जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं किसी भी दो को मान लूं, देखो अब मैं इस दोनों को मानता हूं, अगर मैं इस दोनों को मानता हूं तो एक मुझसे दूर और एक मेरी तरफ। मैं अगर इन दोनों को मानता हूं तो एक मुझसे मेरी तरफ और एक मुझसे दूर। क्लियर है? मतलब मैं किसी भी दो बॉन्ड को अगर प्लेन में मान लूं तो एक मेरी तरफ आएगा और एक मुझसे दूर जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही हम करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई भी दो बॉन्ड यू कंसीडर इन प्लेन एंड वन विल कम टुवर्ड्स यू एंड वन विल गो away from you. Clear है? So this is away and this is towards. Clear है? आप जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम AB5 वाला इसके बाद देखेंगे। सर बोलो। ये इसकी मतलब एक बार डेफिनेशन बता दीजिए, बीएससी क्या हुआ? बीएससी की आज मतलब पहले क्या कहती है एक बार वो बता दीजिए। अभी लिखवा दें। सर अभी हम थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ? अभी हम थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम थ्योरी नहीं पढ़ना, मतलब क्या करना? अभी तो हम ये ज्योमेट्री लिख रहे हैं। VSEPR यही ज्योमेट्री है, थ्योरी के आधार पे ज्योमेट्री है। ठीक है? सर स्क्वायर प्लेन वाली नहीं लिखे। नहीं, स्क्वायर प्लेनर होता ही नहीं है ना, बताया ना तुमको। क्यों होगा स्क्वायर प्लेनर? बताओ। चार चीजें स्क्वायर प्लेनर में रहना चाहेंगी या टेट्राहेड्रल में? टेट्राहेड्रल में तो स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। अब देखिए। सर मैं इस पर क्वेरी की वो दे दीजिए। हाँ लिखवा रहा, रुक जाओ। पहले तो ये चार्ट बना लो, BSEPR और उसके नीचे लिख लेना। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास है AB5। अब इस AB5 में बताओ A पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? बोलो। 5। कितने? 5। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो पांचों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से। अगर दूर रहना चाहेंगे बेटा तो बताओ जरा सा मैक्सिमम दूरी कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर। मैं कह रहा हूं ऐसे होती है, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं। तुम मूव करवा के देखो, किधर भी मूव करो। मैं इस ऊपर वाले को इधर मूव करवा दूं तो बताओ पास आएगा या दूर? पास। इसको इधर मूव करवाऊं तो भी पास। इधर तो भी पास, इधर तो भी पास। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस की ज्योमेट्री यही है कि नहीं? बोलो तो। Yes, sir. मैं याद करने तो बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं तुम फील कर लो। इससे ज्यादा दूरी अगर हो सकती है तो तुम साइंटिस्ट बन गए, तुमने एक नया स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा दूरी कहीं पे हो सकती है। और अगर इससे ज्यादा दूरी नहीं हो सकती है तो बताइए इसमें 3 आपको एक प्लेन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. देखो 3 एक प्लेन में है, 1 2 3, है ना? एक चौथा ऊपर है और पांचवा नीचे है। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो देखो क्या ये ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड है कि नहीं? यस। और अगर मैं नीचे भी लगा दूं तो 2 पिरामिड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 2 को बाई कहते हैं और स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. बताइए Yes, sir. AB5 किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब सुनो, अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखवा रहा हूं कि AB5 इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि 3 चीजें यहां पे ऐसे रहेंगी और चौथी ऊपर रहेगी और पांचवी नीचे रहेगी। क्लियर? अब मुझे बताना कि यहाँ पे अगर प्लेन में 3 चीजें हैं तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। 3 चीजें 120 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल प्लेन देखो वही तो है, ये यही तो है। कितना? 120 डिग्री। तो इसमें कुछ बॉन्ड एंगल कितने के हैं बोलिए? 120 डिग्री।
और अगर आपसे कोई कहे कि ये ऊपर वाला इसके साथ कितने एंगल पे है, कितने पे 90, तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितने पे है बोलो 90 डिग्री। अब देखो जरा सा, मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये अर्थ है तो अर्थ की इस वाली लाइन को हम कहते हैं एक्सिस और इस वाली लाइन को इक्वेटर। अगर तुम इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये मॉलिक्यूल देखो, ये एक्सिस और ये तीनों इक्वेटर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलिए। तो इस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। और ऊपर वालों को एक्सियल। तो बताइए इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने डिग्री का है, इक्वेटोरियल 120 डिग्री और एक्सियल कितने डिग्री का है 90 डिग्री। इज इट क्लियर, बोलो समझ में आ गया। AP5 अच्छा समझ में आ गया है, लिख लीजिए इक्वेटोरियल ऑर्बिट। सर ये बनाएंगे कैसे? कैसे देखो, ये सर जैसे कैश और वेज वाला बनाया नहीं इसको ऐसे ही बनाना है डैशबोर्ड में, ठीक है। इसका 2D रिप्रेजेंटेशन नहीं। ये कोई देखना चाहे तो देखिए इसको, ये होता है डायगोनल बाय के नाम से सबको देखो देखिए। Say 2D representation. नाम भी डिफाइन ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इक्वेटोरियल और एक्सियल इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के हैं और एक्सियल 90 डिग्री। तुम लोगों ने देख लिया, क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं। अब हम लास्ट देख रहे हैं AB6, ठीक है। AB6 तक ये हमें देखना है, तो हम AB6 वाला लास्ट देख रहे हैं। कितनी चीजें हैं बताइए, बोलिए कितनी चीजें हैं, 6 चीजें, और उनको सबसे ज्यादा दूर रखना है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे आप रख सकते हैं उस डिस्टेंस पे आपको रखना है 6 चीजों को। तो देखिए 6 चीजें मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रह सकती हैं, ये है आपका 6 चीजों का मॉडल। मैं मानने को कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं मूव करते रहते है ना। तो इसको इधर करो तो पास आएगा या दूर, बोलो। ऊपर करो तो भी, किसी को भी मूव करो तो वो पास आएगा या दूर आएगा, बोलो। इसको अगर तुम देखो ध्यान से तो ये 4 चीजें हैं जो कि किस में एग्जिस्ट कर रही हैं, बोलिए प्लेन में, यानी स्क्वायर प्लेन में, क्लियर है। और 5वीं इसके ऊपर है और 6ठी इसके नीचे है, ये है स्ट्रक्चर इसका, क्लियर है। आ रही बात या नहीं है, बोलो। ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब AB6 को अगर मैं ड्रॉ करूं आपके सामने में तो AB6 कुछ ऐसा दिख रहा है या नहीं, बोलो। देखो ये 4 चीजें एक प्लेन में है, 5वां ऊपर है और 6ठी नीचे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो बताइए ये 3 एक प्लेन में है कि नहीं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये वही है जो आपने भी देखा ट्रायंगल बाइपिरामिड। ये क्या है बोलो, टेट्राहेड्रल। और ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेन। और ये क्या है, लीनियर। आ गई बात समझ में या नहीं आई, बताइए। अब ये 6 चीजें जो आपकी एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं, 4 और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से, ये रहा B B B B और B। अब बताओ यहाँ देख के बताना कि ये बॉन्ड एंगल प्लेन वाले कितने डिग्री के हैं, बोलो। और ऊपर नीचे वाले 90, यानी सारे बॉन्ड एंगल कितने के हैं। तो आपसे कोई पूछे कि इक्वेटोरियल कितने का है और एक्सियल 90, तो आप पागल, क्योंकि जब सब 90 तो कौन इक्वेटोरियल और कौन एक्सियल। ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल, कोई है ही। और बोलो ना
जो इक्वेटर है वो अगर एक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है तो फिर एक्सिस कौन और इक्वेटर कौन है कि नहीं? तो बताइए क्या यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल और कोई एक्सियल है या सारे बॉन्ड एक जैसे हैं? और कौन सारे इक्विवेलेंट? ठीक है, अब इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं वो देखना जरा सा। मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूं ऐसे, एक ऐसे कनेक्ट करूं तो बताओ इधर एक फेस हुआ, एक फेस, इधर दूसरा फेस हुआ, दूसरा, इधर तीसरा और पीछे कितने फेसेस हुए? और नीचे भी कितने होंगे? टोटल 8 को कहते हैं ऑक्ट और इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो 6 चीजें हैं लेकिन फेसेस कितने हैं? 8 और इसीलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। आ रही बात? लिख लीजिए 6 वाला बोर्ड एंगल पे लिख लेना सब में कि देयर इज नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल। सर ये कैसे बनेगा? ये भी 6 कैसे बनेगा? जैसे बनाना सर आप एक भी 7 बना सकते हैं? हाँ बना बिल्कुल सकते हैं लेकिन आपको नहीं बनना। सर ठीक है सर, तो इस 3D वाले मॉडल से और बना के दिखा दीजिए। नहीं, इस मॉडल में यहाँ पे होता है अगर AB7 तुम्हारा होता है तो वो वाला जो तुम्हारा ग्रुप होता है वो यहाँ पे कहीं ऐसे आ जाता है। ठीक है, गोली 6 है ना? क्या इसमें गोली 6 है, इसमें 6 है, यहाँ पे 6 तक वाला। ठीक है, यानी इस मॉडल से आप 6 तक बना सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 तक ही होता है, होता उससे ज्यादा भी। ठीक, लेकिन हमें चूंकि किसी भी लेवल पे उसको नहीं डिस्कस करना रहता है इसलिए हमें सुन लो वो भी। उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या क्या कह रही है? कितने? 6 तक तुम्हें पढ़ना, बस 6 पढ़ना हो, कितने भी सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर सही है, एग्जिस्ट होते नहीं? बिल्कुल होते होंगे, किसी न किसी टेम्परेचर पे हीट करने पे टूट जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएं तो इतनी एनर्जी नहीं होती मॉलिक्यूल के पास कि वो अपने बॉन्ड तोड़ पाए, तो वो कितने भी जोड़ देंगे। बोलो, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? VACPR अच्छे से समझ में आ गया है ना? अब VACPR में और क्या क्या चीजें जाननी है वो सुनो। देखो, अगर किसी भी दो एटम के बीच में, सुनना जरा ध्यान से देखना, कि मैं कह रहा हूं कि ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो है, बेंजीन जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा बेंजीन, अभी देखो। देखो ये है बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। देख रहे हो, 2-3 डबल बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, दिस इज बेंजीन। अब मुझे बताना ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। सेकंड डबल बॉन्ड जो होता है उसको सिग्मा और पाई, दो दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई होता है। अब मैं इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालने के लिए VACPR पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए मैं VACPR पढ़ रहा हूं। मैं अगर इस बॉन्ड को तोड़ भी दूं, पाई बॉन्ड, तो भी ये ज्योमेट्री वैसी ही शो कर रहा है या डिफरेंट? वैसी ही शो कर रहा है। यानी पाई बॉन्ड तो तब बनता है जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पहले से डिफाइन हो चुकी होती है कि नहीं? देखो यार ध्यान से देखना कि ये पाई बॉन्ड बना कब? जब पहले मॉलिक्यूल बन चुका था, है कि नहीं? बोलो, मॉलिक्यूल पहले बन चुका था, पहले सिग्मा बन चुका होता है, उसके बाद जाके पाई बनता है, नहीं क्या? पहले सिंगल बन गया होगा तभी तो दूसरा बना होगा। और जब सिंगल बन ही चुका था तो ये तो फिक्स ही हो चुका था कि इनके बीच में एंगल कितना होगा? नहीं, इनके बीच का एंगल तो फिक्स हो चुका था। तो क्या पाई बॉन्ड का कोई रोल होता होगा स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में या नहीं होता? नहीं, वो सिर्फ उन चीजों को जो पहले से कनेक्टेड हैं और पास ले आता है। देखो ये पहले थोड़ा दूर था, इसको अगर इधर से भी जोड़ दूंगा तो थोड़ा सा पास आ जाएगा, है कि नहीं? यानी पाई बॉन्ड सिर्फ बॉन्ड लेंथ को डिफर करवा सकता है, बॉन्ड एंगल को करवा सकता है या नहीं करवा सकता है? बोलो ना प्लीज, नहीं करवा सकता है। So what we can say कि there is no role of pi bond in the geometric determination of any compound. Why? Because pi bonds form when the geometry has been already defined. Clear है? समझ रहे हो?